तो वो उनसे बात हुई, ऐसे गर्मी काफी है तो बारिश कब हम्म। हो सकती है। हम्म। तो उसको मैंने बोला भाई आप एक काम करिए, इस समय की प्रश्न कुंडली बनाइए। हम्म। तो उन्होंने उसमें प्रश्न कुंडली बनाई। तो उससे पूछा मैंने, भाई कहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, बताया। तो उसको बोला भाई 2 दिन के अंदर अंदर बारिश हो जाएगी। हम्म। और रात ही बारिश हो गई। क्या बात है। हमारे यहाँ एक बूंद ना पड़ रही फरीदाबाद में, वही 45 डिग्री 44 डिग्री भयंकर टेम्परेचर चल रहा है और बुरा हाल हो रहा है। सुबह सुबह 7 बजे जरूर हल्की सी मतलब ये हाँ, लगा कि ठंडी हवा है, इसका मतलब आसपास तो बारिश हुई बारिश है। हुई है हमारे यहाँ, लेकिन मतलब कि ठीक हाँ, बारिश हुई है। ठीक है ना। लेकिन फरीदाबाद में तो पापी बहुत रहते हैं, यहाँ तो बिल्कुल नहीं हो रही है। तो बारिश हुई। तो मतलब कि मैं बोला बारिश होगी या पूरी हवा आएगी, पूरी आंधी आएगी, दो चीजों एक चीज होगी। तो हम्म। बारिश हुई। हम्म। तो उसका सूत्र क्या है, वो लिख लें आप। सिंपल हम्म। सूत्र है बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। क्योंकि कई बार पूछते हैं ना, गाँव में कृषक है जो खेती करने वाले, हम्म। पंडित जी बारिश कब होगी, क्या है, क्या चला हुआ है हाँ, ना। हम्म। तो कुछ ये बिल्कुल आसान सा ये तो सूत्र है। हम्म। ये उसमें आप पता है। बता सकते हैं किसी का विवाह लगन हो। जैसे मान लीजिए कोई अपने पास आता है, भी शादी का मुहूर्त निकालिए। तो उसमें बता सकते हैं शादी के टाइम बारिश होगी। कोई भी अच्छा। सोल, जो सोल है, जो अपने कर्म है ना, तो शादी से लेकर मृत्यु तक वो निकलवाते हैं पंडित जी से सभी। भाई इसका मुहूर्त कब है, गृह प्रवेश का सब कुछ। तो बता सकते हैं कि आपके गृह प्रवेश के दौरान थोड़ी बूंदाबांदी होगी या ज्यादा होगी, वो बता सकते हैं। मतलब किसी का नुकसान होने से बचा सकते हैं हम। भाई ऐसा, तो बल्कि सतर्क हाँ। रहें। तो हो सकती है बारिश हाँ, आ जाए या तूफान आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस समय कोई भी अच्छा। प्रश्न करता, जिस समय कोई प्रश्नकर्ता आपके पास आता है, उस समय की प्रश्न कुंडली बनाइए। उस समय की प्रश्न कुंडली बनाइए। और लगन से, यानी कि 10th हाउस में, 10वें घर में, लगन से 10वें घर में यदि दो शुभ ग्रह बैठे हों। 10th हाउस में यदि दो शुभ ग्रह बैठे हों तो हल्की बारिश होगी। बारिश होगी लेकिन कम बारिश होगी। या 7th हाउस में या लगन में, 7th हाउस में या लगन में तीन शुभ ग्रह बैठे हों। तीन शुभ ग्रह बैठे हों तो तेज बारिश होगी, ज्यादा बारिश होगी। ये उसी दिन का पता चलेगा या 2 दिन का पता चलता है? वो उसी टाइम का, 1 2 दिन के अंदर। तो दो चंद्रमा, दिन के अंदर माने? हाँ जी, 2 दिन अंदर माने। फिर हम अच्छा। चंद्रमा को चेक करेंगे। फिर हम चंद्रमा को चेक करेंगे। उस दौरान चंद्रमा यदि, उस दौरान चंद्रमा यदि लगन में या लगन पर दृष्टि हो, 7th हाउस या 7th हाउस पर दृष्टि हो, 10th हाउस या 10th हाउस पर दृष्टि हो, वो दृष्टि कब होगी, कब वो उसके पास जाएगा, वो हमें चेक करना पड़ेगा कि चंद्रमा कितने डिग्री चला हुआ। एक राशि में चंद्रमा 2.25 दिन रहता है। आपने बताया लगन में, 7th हाउस में या 10th हाउस में? 10th हाउस में, क्योंकि हम इन्हीं से बारिश बारिश देखते हैं ना। तो इन्हीं से हमारा हाँ, एक सूत्र होता है। तो हम मन की बता सकते हैं कि बारिश होगी। फिर अगर 10th हाउस में या 7th हाउस में या लगन में एक शुभ ग्रह बैठा हो और एक करूण ग्रह बैठा हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी के सभी शुभ ग्रह बैठे।
बिल्कुल। जरूरी नहीं कि 10th हाउस में, 7th में या लगन में शुभ ग्रह बैठे। उनमें से एक क्रूर ग्रह हो सकता है और एक शुभ ग्रह हो सकता है। मान लीजिए 10th हाउस में दो ग्रह बैठे हैं, यदि शुभ ग्रह बैठे हैं तो बारिश होगी, हल्की बारिश होगी। यदि 10th हाउस में एक शुभ ग्रह है, एक क्रूर ग्रह है, या लगन में एक शुभ ग्रह है, एक क्रूर ग्रह है, या 7th हाउस में एक शुभ ग्रह, क्योंकि 7th और लगन क्यों बोला मैंने, जो ग्रह लगन में बैठेगा वो 7th को दृष्टि देगा, हम्म। जो 7th में बैठेगा वो लगन को दृष्टि देगा। ठीक है। उनमें से कोई एक शुभ ग्रह हो, एक क्रूर ग्रह हो, तो उसमें क्या होगा, बारिश होगी लेकिन टुकड़ों में होगी, खंड वृष्टि होगी। अच्छा, यानी कि यानी थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत हुई, फिर बंद हो गई, फिर शुरुआत होगी, फिर बंद हो, खंड वृष्टि, टुकड़ों में बारिश। और ये इनमें दोनों में चंद्रमा वाला आपने जो जब बताया, चंद्रमा से मैं क्या इतना लेना बड़ा जी, देना हुआ? तब चंद्रमा बारिश का आई लगन थी। ये होता है, ये बताने के लिए कि बारिश आज होगी, कल होगी, 2 दिन बाद होगी। नहीं तो वो कैसे? देखिए, अब आपने लिखा है चंद्रमा लगन में बैठा हो या लगन पे दृष्टि हो, या 7वें या 10वें में बैठा हो या 7वें 10वें पे दृष्टि हो, तो इससे क्या मतलब निकला, कैसे पता करेंगे? जैसे मान लीजिए जब व्यक्ति आपके पास आया उस समय चंद्रमा आपके 12th हाउस में है हम्म। और पूछते हैं कि बारिश कब होगी। हमने हम्म। देखा कि चंद्रमा चला हुआ है 20 डिग्री। हम्म। ठीक है। यानी हम्म। कि एक दिन से कम उसके पास समय रहता है हम्म। अगली राशि में प्रवेश करने के लिए। हाँ। तो कैसे हुई, आज 8 घंटे बाद बारिश होने के योग है। अच्छा, मतलब चंद्रमा जब गोचर में लगन पे आ जाए, 7th हाउस में आ जाए या 10th हाउस में आ जाए, या इन पे दृष्टि दृष्टि डालने की दे, जब स्थिति में आ जाए, हाँ, तो वो तब जितने समय बाद आएगा उतने दिन के अंदर बारिश होगी। बारिश होगी। क्योंकि देखो जरूरी नहीं भाई बारिश आज ही हो, हम्म। बारिश 2 दिन बाद होगी, 3 दिन बाद होगी, एक दिन बाद होगी। वो चंद्रमा हमें बताता है कि वो घटना कब घटेगी। अच्छा, होगी पक्का। हाँ होगी। अच्छा। ठीक है। लेकिन चंद्रमा से अगर मान लो कि वो लगन में तो पास में है, लेकिन दशम से तो बहुत दूर है, तो हम फिर किस तरह से देखेंगे? नहीं या नहीं, 7? किसी इनमें से किसी एक पर, नहीं, तो जो सबसे पास में होगा उसके हिसाब से देखा जाएगा। उसके हिसाब से। चंद्रमा तो मैंने इसीलिए लगाया, केवल इसलिए देखने की भाई कुछ कहते हैं लोग भाई बारिश 4 दिन बाद होगी, 5 दिन बाद होगी। वो किस लिए देख बोला मैंने, प्रश्न ज्योतिष में एक सूत्र होता है, लगन लगनेश और कार्य और कार्येश। लगन का, लग्नेश का, कार्य और कार्य का जो संबंध बनता है जब ये कार्य सिद्ध होते हैं। वो कैसे होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आया कि मेरा मकान हेलो हेलो। कब बनेगा, मेरा मकान कब बनेगा। मकान कौन से घर से देखते हैं, मकान चौथे घर से। चौथे घर से देखते हैं। हाँ। चौथे घर का जो स्वामी होगा उस हम्म। कुंडली में, उस प्रश्न कुंडली में वो हम्म। कार्येश हो गया। हम्म। और उस लगन का जो स्वामी होगा, हम्म। आवाज ठीक आ रही है, हाँ, ठीक आ रही है। रमेश जी कह रहे हैं आवाज रुक रुक के आ रही है। वो बीच में जी। थोड़ा सा हुआ था, लेकिन अब ठीक है। ठीक। हाँ तो मेरी आवाज नहीं सही। जब आ रही है आपको। कार्येश और लगनेश दोनों इकट्ठे हो जाएं या आमने सामने हो जाएं, तब वो कार्य की सिद्धि होती है। कुछ लोग आपने सुना होगा कि आज से 10 दिन बाद आपकी जॉब लग जाएगी, आज से 10 दिन बाद आपका काम बन जाएगा। वो क्यों कहते हैं, जब लग्नेश और कार्येश आपस में संबंध बनाए, कब बनाएंगे, उस किस तिथि को बनाएंगे, तो उस समय कार्य के होने के योग होते हैं। जैसे हम्म। जैसे मान लीजिए आपको किसी ऑफिस में काम करवाना है, आपको
मान लीजिए डीसी ऑफिस से काम करवाना है, तो डीसी ऑफिस में काम कब होगा? जिस व्यक्ति से, जिस कंसर्न व्यक्ति से आपको मिलना है, वो आगे आपको मिले। जब वो आपको मिलेगा तभी काम होगा। आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपको आगे बंदा मिलता ही नहीं, फिर काम होगा ही नहीं। तो इसीलिए लग्नेश कौन है? व्यक्ति स्वयं है। कार्यस कौन है? जिस कार्य को करना चाहता है। जब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तब उस कार्य की सिद्धि होती है। तो ये बारिश के लिए है, छोटा सूत्र है, सिंपल सूत्र है। अगर दसम और सप्तम भाव में क्रूर ग्रह बैठे हों फिर बारिश नहीं होगी। यदि सप्तम और दसम भाव में क्रूर ग्रह बैठे हों फिर बारिश नहीं होगी। ये एक बोनस में दिया आपको। आगे बढ़ना करते हैं स्टार्ट। कल जो बोला था आपको सभी को, चार चार कुंडलियों का आपने वो क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट निकालना है। ऐसा कोई है महानुभाव। जिसने किया है? हाँ, मैंने तो अपनी कुंडली पे करा था, अपने भाई के बेटे की कुंडली पे कर लिया था। तो मैंने वो बीज सूट भी निकाला था, और फिर वो जो अ, जैसे भाभी अभी हैं, या क्योंकि पत्नी की तो है नहीं, तो उनके में मैंने क्षेत्र स्फुट निकाल दिया था। विपुल? बस जोड़ जोड़ लग रहा है जी, 2-3 कुंडली का। किया है? हाँ, जोड़ तो करके देखें, चेक करें फिर। देख लो जी। बिल्कुल। आप बताइए मेरे को। एक सेकंड। रमेश जी की लगा लो, वहीं पे फटाफट कर देते हैं, 1 मिनट लगेगा। रमेश जी और विपुल जी दोनों के लगा लो, दोनों का बीज स्फुट निकाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम्म। ताकि इनको भी ये भी तैयार रहे हाँ, आगे। इन्हीं की कुंडली का लगाओ, 2 मिनट में पता चलेगा। रमेश कौशिक जी, अब इनका हमने बीज स्फुट निकालना है। चलिए निकालते हैं। बीज स्फुट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? किन किन ग्रहों का हमने टोटल करना है? सन, जुपिटर और वीनस। आप ये ये निकालेंगे। अब इनकी है, विपुल की है और आनंद जी, अच्छा, ये दोनों निकालेंगे, दो चलिए ठीक निकालेंगे। है। ठीक है। ठीक है। तो बीज स्फुट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एक चम्मच दे दो। हमें चाहिए सूर्य, शुक्र और गुरु। सूर्य, शुक्र और गुरु। सूर्य, शुक्र और गुरु, इन तीनों को हमने ऐड करना है। ठीक है जी। तो अब बताइए सूर्य की कितनी डिग्री बनेगी यहाँ पर? डिग्री बनेगी। ये डिग्री है सूर्य की, 11 डिग्री 54 मिनट है। सूर्य की डिग्री 11 डिग्री 54 मिनट है। तो एक कितनी दो बनेगी? तीन 90। रमेश जी भी हेल्प कर सकते हैं, लाइफ लाइन दिए एक। आप मेरे को बताएं पहले बस, कितनी डिग्री बनेगी सूर्य की। ऐड बाद में कर लेंगे साथ साथ। ऐड साथ साथ कर लेते हैं। आप ये बताएं कि सूर्य की कितनी डिग्री हमें ऐड करनी पड़ेगी। सूर्य की डिग्री यहाँ पे 71.54 आंदी हो सकते 71.54। 54 ऐसा भी। एक दो, एक दो तीन,
30 दिया 90 हो गया। 90, हाँ। अच्छा 90 अच्छा, और हाँ, ऊपर ठीक 11 है। हाँ, ये तो 100 इतने हुए जी। 90 11 कितना 100, होता है? 101। 101, 101.54। 101.54। हाँ, 101.54। ये तो सूर्य की होगी। 101.54। अब शुक्र की देखिए। 104 कर दिया जी, 101 करो। 101। अब शुक्र की देखेंगे। शुक्र की कितनी है? शुक्र बैठे हुए हैं इनके लगन में लगन में, 30 और डिग्री है 30 शुक्र 60 की 16 डिग्री 21 मिनट। 76 पॉइंट। 16 डिग्री 21 मिनट। कितना जी? हाँ जी, हाँ, तो 90 टोटल 76 पॉइंट। 16 डिग्री। तो कितना आएगा? 106 डिग्री। जी नहीं, तो 6 कैसे होगा? नहीं, 76 पॉइंट 76 आया। 30 30 30 60 16। 60 और और 16 16। 76.21। हाँ, क्योंकि मेष से ही नहीं ना, काउंटिंग वाली मेष राशि से होगी। हाँ, में से 30 30 60। 8। और शुक्र बैठे हैं अपने थर्ड इसमें 16.21। मिथुन में। हाँ, 76 डिग्री 21 मिनट। 21 मिनट। 76 तो करो जी। बताऊं कितनी डिग्री? एक राशि की 30 डिग्री हो गई ना। शुक्र, शुक्र हाँ, 30 डिग्री की होगी जी। 30 मेष की, 30 वृष की, और हाँ हाँ, देखो, 16.21 शुक्र की है की। 16 शुक्र डिग्री लगन में है। अच्छा, लगन में है जी सूर्य। लगन में है। हाँ, लगन। चरण हाँ, नहीं, लगन में है। आपने चरण देखना। आपने काउंटिंग करने हमेशा मेष मेष राशि से। 30 डिग्री इनकी, हाँ 30 इनकी 60 और 16 डिग्री और 21 मिनट की है। 60 और 16 76 डिग्री हाँ, 21 ठीक है। मिनट। अब आगे हम ऐड करेंगे गुरु को। मंगल को सर, मंगल को। नहीं, गुरु को। अब 20 फुट निकाल रहे हैं, 20 फुट। अच्छा, हाँ हाँ, गुरु को। 20 फुट सूर्य निकलता है पुरुष तो की कुंडली में। अब 76 फुट निकलता है स्त्री की कुंडली में। मंगल है। गुरु को देखेंगे अब, ठीक है। सॉरी, गुरु। गुरु बैठे हैं इनके 7वीं राशि में। तो डिग्री क्या है? 8 डिग्री 15 मिनट। 188.5। 188.5 आएगा। अच्छा, 15। 15 है क्या? 188.15। हाँ जी। ठीक है। 6 थी 18, 180। 180 को 88.15, बिल्कुल ठीक है। सौ 88.15। अब इनको हम ऐड करेंगे, ठीक है जी। 8 6 14 4 1 54। 5 5 5 10 5 6 6 1 7 7 1 8। 9 हो गया। 9 है जी, 9। अच्छा, 2 है, ठीक है। तो 366 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 7 7 8 15 है। 5 7 15 और 8 एक 15 16। 15 1 16। 16 है। एक रेख 2 2 और एक 2 1 3। 3 305 65। हाँ पंडित, क्लास चल रही, मैं थोड़ी देर में करूंगा या कल सुबह करूंगा। और इसका कितना जी और बनेगा? जो तीन सौ मिनट छियासठ होती है, डिग्री 30 मिनट हो जाएगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल 366 आ जाएगा जी। हाँ, 366, क्योंकि 300.33। मिनट होती है 60 सेकंड की। ये 60 से ज्यादा हो गया, हाँ, 90। तो 1 मिनट वहां चली गई और 30 सेकंड। सेकंड, ठीक है। अब हमने क्या करना है आगे इसमें? ये 366 है जो, वो 360 से ज्यादा है।
366, क्योंकि डिग्री हमारी कितनी है, हमारी टोटल डिग्री 360 है। 12 राशियां हैं, एक राशि में 30 डिग्री होती है, तो 12 राशियों की कितनी डिग्री हुई, 360। 360। तो ये क्या हुआ, 366 है। हम इसमें माइनस करेंगे तो कितना रहेगा, 6 डिग्री 30 मिनट। छह डिग्री 30 मिनट रहता है ये। 6 डिग्री 30 मिनट। 6 डिग्री 30 मिनट कौन सी राशि में होती है, मेष में भी होती है, क्योंकि मेष राशि है ना, वो एक राशि 30 डिग्री की होती है, हम्म। तो मेष में आएगा ये, मेष। और जो 6 डिग्री 30 मिनट है, वो कौन सा नवमास होता है, दूसरा नंबर। तो नवमास राशि क्या आएगी, वृष राशि आएगी। ये इनका बीज स्फुट निकल गया, यानी कि ये क्या कहता है, संतान होगी। ये तो वैसे निकाले मैंने, इसके निकालने की जरूरत कब होती है, जो कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और पूछता है कि संतान होने में देरी है, संतान क्यों नहीं हो रही, तब हमने निकालनी है। तो सिर्फ अभ्यास के लिए हमने इसको एग्जाम्पल को ले लिया, ऐसे निकाल सकते हैं अब। गुरुजी एक और बात इस कहना राशि चाहता किसने ले हूँ, लिया? हाँ जी, हाँ जी। एक बात और कहना इस चाहता राशि हूँ मैं। कैसे करें? एक सेकंड, एक बोलो, एक बोलो। मैं ये कह रहा था कि गुरुजी अगर आपकी इजाजत हो तो इसका एक बहुत सिंपल वाला तरीका भी है, अपन लोग वो बात कर लें एक बार, अगर आप बिल्कुल कहो तो। बिल्कुल बिल्कुल, कोई मतलब दिक्कत ये नहीं। तो ज्ञान बांटने वाली बात है, इसलिए मैं आपके सामने तो कुछ भी नहीं हूँ, नहीं नहीं, लेकिन फिर ऐसी भी बात नहीं, मैंने कहा देखो। कि ऐसी छोटी चीज जो है बताएं तो इतना गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा, बहुत सिंपल तरीके से निकल आएगा, वो बताओ, सिंपल तरीका बता दो है उनको, ना। और आसान सिम रहेगा। हाँ, तो सिंपल तरीके में एक बार उसी कुंडली पे आ जाइए बस। ठीक है, कर लेते हैं। अब कुंडली में अगर हम देखें तो यहाँ पे सूर्य जो बैठा है वो कितनी राशि नंबर में बैठा है, 4 में बैठा है ना। 4 में बैठा तो है। कितनी राशि पार कर चुका है, 3 3। राशि पार कर चुका है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 राशि पार, और उसकी डिग्री बगल में लिख देंगे 1154। 1154। तो आप उसमें लिखेंगे 3 1154। अब उसी तरह गुरु देखेंगे तो 6 राशि पार और फिर 8 15। 8 15, ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो तीसरा देखेंगे वो क्या देखेंगे, शुक्र। शुक्र में क्या देखेंगे, 2 राशि पार और फिर शुक्र की जो डिग्री है 16 16 21 लिख डिग्री देंगे। 21 मिनट। ठीक है, अब उस पे आ जाइए, वर्ड वाले अपने वर्ड पे आ जाइए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। ठीक है तो जी। यहां पे अगर हम लिखें तो सूर्य के सामने लिखें 3 11 54। एक यहाँ पे सेकंड। इसे हटा दीजिए, इन सबको हटा दीजिए सब पूरा। नहीं, ये भी रहने दो, इनके नहीं सामने नहीं, लिख सब लो। हटा दीजिए, पूरा हटा दीजिए एक बार। तो एक चलो, सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। इनसे अलग भी लिख सकते हैं, चलो। हम नीचे बना हाँ देते थे। हाँ, 3 1154, 3-11-54। से, ठीक है, -11 -54। ठीक है जी। अच्छा, गुरु का लिख लीजिए 6-8-15। 6 8-15। 15। ठीक है। और वीनस का लिख लीजिए 2-16-21। एक एक साथ ही कर लें सबको। नहीं, दो डैश 16-21। डैश। ठीक है ना। अब इनको, हाँ नीचे ले आइए या तो, और हाँ बस, अब ऊपर करिए। अब देखें 54 15 21, इसका टोटल हो गया 90। सबसे नीचे टोटल में लिख लीजिए, 1 मिनट। यहाँ पे ठीक है। हाँ ठीक है ना, यहाँ पे हो गया 90, इसके नीचे। ठीक है। और 11 8 16 का जो टोटल आया वो कितना आया, 35। 11 16 27 8 35, ठीक है जी। 35 लिख लीजिए। हम्म, ठीक है। और राशि का टोटल लिख लीजिए 11। 11 11 है। 11 टोटल लिख लीजिए राशि का।
हम्म, ठीक है जी। ठीक है ना। अब ये देखिए 11 राशि पास 35 डिग्री 90 मिनट, तो 90 मिनट के कितने हो गए, 1 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो 1 डिग्री को आगे ले गए तो ये कितना हो गया, 36 डिग्री, 36 हो गया। 36 डिग्री इधर 30 मिनट हो गया। यहाँ पे 30 लिखिए। अच्छा, और 30 डिग्री की एक राशि होती है तो इसे एक आगे ले गया तो 12 डिग्री, सॉरी 12 राशि 6 डिग्री और से 30 मिनट हो गया। हाँ 12 राशि और 6 डिग्री और 30 मिनट हो गया। यानी कि अपने आप पता चल गया कि 12 राशि पास, यानी कि कौन सी राशि आ गई, मेष राशि। मेष राशि में 6 डिग्री 30 मिनट का, बस हमने कैसे निकाला, हमारे भैया 6 डिग्री 30 मिनट हमारे 30 मिनट मेष वही आ गया। तो इसमें क्या है कि गुणा भाग जोड़ वोड़ सब खत्म। जो देखो, दो तरीका आपको ठीक लगे, दो तरीके आपको बता दिए गए हैं, जो आपको सुटेबल लगे वो आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, जो गुरुजी ने सिखाया वो भी जरूरी है, और ये भी सही है, जो ठीक लगे उसमें से एक जो कर लो। हाँ, सूत्र आपको दो मिल गए, यहाँ से आपको हाँ लगे भाई मुझे यहाँ ये कंफर्टेबल हो, वही करिए आप, ठीक है। तो मतलब आसान क्या है हो कि गया। हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बड़ी बात है वो। बिल्कुल। तो ऐसे अब कर लेंगे। मैं तो कल पूछूं वृष राशि कैसे है, आपने वृष लिख करी जो। इस राशि ऐसी है, देखो अब ऊपर क्या था, ये 6 डिग्री 30 मिनट है ना, 6 डिग्री 30 मिनट। तो ये कौन सा नवमास होता है, ये नवमास होता है सेकंड ये नवमास। दूसरे नो। हाँ, 6 डिग्री 30 मिनट सेकंड नवमास, तो सेकंड यानी कि वृष राशि। ठीक जो है। भी नवमास आएगा वो राशि सामान्य इसकी बन जाएगी नवमास राशि। अब अच्छा इसमें अच्छा, क्या है, ठीक ठीक। अब इसमें क्या हुआ, इसमें मेष और वृष एक विषम राशि है और एक सम राशि है। तो ये कह सकते हैं कि संतान होगी, लेकिन थोड़ी देरी से होगी। अगर दोनों ही विषम आती तो फिर व्यक्ति पूरी तरह फिट है, दोनों सम आती फिर संतान होने में देरी है, तो थोड़ा उसको अपना चेकअप टेस्ट करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये है, ये हमारा बीज स्फुट अक्षत्र स्फुट, आपने इसके ऊपर काम करना है 4-5 कुंडलियों पर। जो नेक्स्ट क्लास होगी फिर हम इसका फिर पे बात करेंगे। ये बड़ा जबरदस्त सूत्र है, ये सूत्र बिल्कुल बड़ा काम आता है। और सर ये जैसे सूत्र वो हमें, नवमास निकल गया, हमारा सेकंड नवमास आ गया, हाँ जी, अब इससे क्या आगे? इसका कुछ नहीं है, इससे देखना है जो सेकंड नवमास आया है वो कौन सी राशि है, विषम राशि है सम राशि है। अच्छा, ये देखना है। अब हमें चेक करना है, राशि दो आई है, दो राशि आई है, इनमें से विषम कौन सी है सम कौन सी है। क्या दोनों विषम है, क्या दोनों सम है, क्या दोनों में से एक विषम है एक सम है। हम्म कल आपको मैंने सूत्र लिखवाया, हम्म बीज स्फुट में यदि दोनों राशियां विषम आती हैं तो व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ है, फिट है। हम्म एक राशि सम आती है एक विषम आती है, तो यानी कि संतान होगी, देरी से होगी लेकिन होगी। ये दोनों सम राशि होगी, सम क्या होते हैं, सम होती है स्त्री के लिए और विषम होती है पुरुष के लिए। ये हम्म दोनों राशि सम आती है तो फिर पुरुष में कहीं ना कहीं वो फिजिकली कोई ना कोई अनफिट है, तो संतान होने में देरी होगी या नहीं होगी, ठीक है। और स्त्री के लिए क्या है, ये दोनों सम राशियां हैं तो फिट है, स्वस्थ है। एक विषम एक सम है, संतान होगी देरी से होगी। अगर दोनों विषम आती है, ये राशि भी और नवांश वाली भी, फिर वो फिजिकली अनफिट है, तो ऐसा कह सकते हैं। तो आपने ये इसका अभ्यास करना है 3-4 कुंडलियों पर। ठीक है। और नवमास कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला ये है। ये फार्मूला ये है, ये मैं लिखा है पहले। पहला नवांश 0 से 30 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, सब लिखा हुआ है नवांश, सेकंड थर्ड नाइन तक, ठीक है। अब उन्हें क्या करना है, जो हमारे 12 राशियां हैं, 12 राशियों को डिवाइड किया गया है 4 ग्रुप के अंदर, अग्नि तत्व, पृथ्वी, वायु और जल।
नहीं, कुछ नहीं कहूँगा इसके। अग्नि तत्व 1, 5, 9 राशि पृथ्वी, 2, 6, 10 वायु, 3, 7, 11 जल, 4, 8, 12। ये लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, बार बार फिर क्लास में वही रहे ना, फिर पीछे लगे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमने आगे बढ़ना है, ठीक है, ध्यान से देखना। 12 राशियों को डिवाइड कर दिया गया है 4 कैटेगरी में, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अब हमने इसमें देखना है कि चर राशि कौन सी होती है। जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप में चर राशि कौन सी है? मेष। क्योंकि चर राशि कौन सी होती है? 1, 4, 7 और 10। तो जो पहले ग्रुप में मेष है, सेकंड वाले ग्रुप में 10वीं है, थर्ड ग्रुप में 7 है और इसमें 4 राशि है। 1, 4, 7, 10 ये क्या हमारी चर राशियां होती है। तो काउंटिंग हमेशा कहां से होगी? चर राशि से होगी, जब नवमास कुंडली बनाएंगे। तो जब हम नवमास कुंडली बनाएंगे तो गिनती हमेशा चर राशि से शुरुआत होगी। हमने चेक करना है लगन कुंडली में कि जो ग्रह बैठा हुआ है वो कौन सी राशि में बैठा हुआ है और वो राशि कौन से ग्रुप में आती है। जैसे अब इसमें निकालते हैं, ये देखिए सभी, ये नवमास कुंडली है इनके साथ में, ये नवमास कुंडली है। पहले हम लगन बनाएंगे नवमास का, ये लगन कुंडली है, ये लगन कुंडली है। लगन कितने डिग्री का है? 19 डिग्री का है, 19 डिग्री 33 मिनट। तो ये 19 डिग्री 33 मिनट ये कौन से नवमास में आता है? छठे नवमास में। छठे नवमास में, छठे नवमास में आता है। तो राशि कौन सी है लगन में इनके? मिथुन राशि है, मिथुन राशि है। तो मिथुन कौन सी कैटेगरी में आती है? मिथुन आती है आपकी वायु वायु तत्व में। राशि, वायु तत्व। इसमें चर राशि कौन सी है? सातवीं 7, राशि। 7वीं। तो 7 से काउंटिंग करेंगे 6 तक। 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि मीन राशि का लगन आएगा नवमास का। मीन राशि का लगन है। आनंद जी कुछ समझ में आ रहा है? सर थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है। आ जाएगा, ठीक। यानी कि अब हम क्या, हम सूर्य को देखेंगे। सूर्य कहाँ बैठे हुए इनके, देखिए आप बताएंगे सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं? सूर्य बैठे हैं हमारे नवमास में सर, उसमें लगन लगन कुंडली में। लगन कर्क राशि में बैठे हुए हैं और कितने डिग्री के हैं? सर। हमारे हैं 11 डिग्री 54 मिनट। 11 डिग्री 54 54 मिनट। मिनट। तो इसको चेक करेंगे 11 डिग्री 54 मिनट कौन सा नवमास होता है। तीसरा नवमास आएगा। तो चौथा आएगा, चौथा आएगा। चौथा है सर। चौथा आएगा, ठीक है। हम्म हमने चेक किया कि सूर्य कहाँ बैठा है, हम्म कौन से नमाज में आ गया, चौथे नमाज में आ गया। हमारे पास दो चीजें आ गई, चौथा नमाज आ गया, ठीक है। हम्म हमने चेक करना है कि सूर्य लगन कुंडली में कौन सी राशि में? कर्क राशि में। हाँ जी। और कर्क राशि कौन सी कैटेगरी में आती है? जल तत्व वाली राशि में आती है।
सर राशि हमारी जल जल तत्व तत्व। में और इन 4, 8, 12 में से कौन सी चर राशि है? 4। तो चार। 4 से अधिक, 4 से हम काउंटिंग करें चौथे नवांश तक, 4, 5, 6, 7। तुला। 4 से, क्योंकि चौथा नवांश में है ना सूर्य, सूर्य चौथे नवांश में था और चर राशि में बैठा हुआ है। चर राशि कौन सी है? कर्क राशि है। तो कर्क से अगर मैं 4 आगे गिनूं, 4 से आगे 4, 5, 6, 7, तो सूर्य नवांश कुंडली में तुला राशि में होना चाहिए। अच्छा। देखिए आप, तुला राशि में सूर्य, हाँ। बैठे है बिल्कुल। बैठा ना, बैठा है। बिल्कुल जी। अब आप खुद ही बताएंगे, ठीक है? 2-3 ग्रह देखते हैं, फिर आप बाद में अपना अभ्यास करना, फिर हम बाद में बात करें, ठीक है जी? हम्म। अब हम देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा कहाँ बैठे हैं कुंडली में? चंद्रमा बैठे हैं हमारे तुला राशि में। तुला राशि में। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा नवमास कुंडली बनाने के लिए, कि हमने चेक करना है ग्रह लगन कुंडली में कौन सी राशि में है और कितने हम्म। डिग्री का है। हम्म। चंद्रमा बैठे हैं तुला राशि में, डिग्री कितने है? 25 डिग्री 13 25 डिग्री मिनट। 13 मिनट, हाँ जी। अभी कौन सा नवास आएगा 25 डिग्री 13 मिनट? ये 8वें आएगा नंबर। अपना 8वां नवास है क्या? 8वां नवास आएगा। हाँ जी, 8वां। अब हमें पता लग गया क्या कि जो चंद्रमा है वो 8 राशि और आगे जाएगा, ठीक है? बिल्कुल। लेकिन हमें चेक क्या करना है कि चंद्रमा लगन कुंडली में कौन सी राशि में बैठा है? तुला में। तुला में। हाँ, तो अब तुला तुला कौन से सी, 8 आगे काउंट करेंगे हम। तुला कौन सी कैटेगरी में आती है? तुला आती है यानी कि अच्छा, हाँ। वायु राशि में। इन 3 राशियों में चर राशि कौन सी है? 7। तुला ही है, हाँ। तुला ही है ना? हम्म। तो 7 से 8 तक गिनिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, यानी कि मेष राशि में चंद्रमा होगा इनका नवमास कुंडली में। देखिए, वृषभ में होगा। वृषभ में होगा, विष हाँ। में। वृषभ में, वृषभ में इनका चंद्रमा होगा। वृष में, हाँ, ठीक। ठीक है जी, एक एक और करते हैं लास्ट, फिर आपने अभ्यास अपने तरीके से करना है। मंगल चेक करिए कहाँ है? तुला राशि में है। मंगल भी तुला में, हाँ जी। तो मंगल छोड़ो भी, मंगल की डिग्री अब देखते शनि हैं। को लो, ठीक है? शनि देखो कहाँ बैठे हैं? शनि हमारे बैठे हैं, कन्या राशि में। कन्या में। हाँ, कन्या में। तो और कितनी शनि डिग्री, की कितनी डिग्री है डिग्री के हैं? हमारी 23 डिग्री 23 13। डिग्री 13 मिनट। तो कौन सा नवास हुआ? 7वां। 7वां। 23 डिग्री मेरे को 13, पानी दे देना। 7वां नवास हुआ, 7वां हाँ, नवास हुआ। शनि बैठा हमारा कन्या राशि में 23 डिग्री 13 मिनट। 13 मिनट, और ठीक है? 7वें नवमांश में आ गया, हाँ 7वां जी। नवास में हो गया। हाँ जी। अब अब हमारे पास क्या आया? 7वां नवास आया। हमें चेक क्या करना है कि शनि बैठे हैं कन्या राशि में, और कन्या राशि कौन सी कैटेगरी में आती है? 2, ये 6, आती है 10 पृथ्वी। पृथ्वी में जी। पृथ्वी में। पृथ्वी पृथ्वी में। में से कर राशि कौन सी है? 10 दस। नंबर की राशि, सर। 10 नंबर। तो 10 से 7 तक आगे गिनिए, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। कर्क राशि, कर्क राशि में इनके क्या होंगे? शनि शनि। होंगे। शनि कर्क राशि में। हम्म। कर लेंगे। हाँ जी। आपने इसको कल वीडियो वीडियो देखकर इसको करना है 2 कुंडलियों पर। ठीक है जी। फिर कोई दिक्कत आती है, हम यहीं बैठे हैं, ठीक है? लेकिन तो आप करोगे अपने तरीके से, फिर जल्दी याद होगा। हम्म। आगे हम करते हैं, आज 7th हाउस की शुरुआत करते हैं।
सप्तम भाव जो लगन के जो अपोजिट है। लगन कौन है? जिस व्यक्ति की कुंडली है, और लगन के अपोजिट वो 7th हाउस। यदि कुंडली पुरुष की है तो सामने वाला घर स्त्री का है, यदि कुंडली स्त्री की है तो सामने वाला घर पुरुष का है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप वह चाहे शादी की हो, विवाह की हो, चाहे किसी बिजनेस की हो। तो जो 7th हाउस होता है व्यापार का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है, पार्टनरशिप का होता है, और जो रास्ता होता है, जो रास्ते होते हैं, जो बहता हुआ पानी है, वो 7th हाउस है। रुका हुआ जो पानी, जो तालाब है, बावड़ी है, कुआं है, वो 4th हाउस है। जो बहता हुआ पानी है वो 7th हाउस है। रिटेलिंग का जो कार्य है, जो दुकानें होती हैं परचून वगैरह रिटेलिंग की, वो 7th हाउस है। आपका जो जो ऊर्जा है, आपकी जो संतान उत्पन्न करने की जो ऊर्जा है, वो 7th हाउस है। तो 7वां जो घर है, 7वें घर में काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि है। काल पुरुष की कुंडली क्यों बोलते हैं? कि सबसे पहले जिस की कुंडली बनी, मनु महाराज, तो उनकी कुंडली का लगन क्या था? मेष लगन। तो जो काल पुरुष की कुंडली है वो इफेक्ट करती है चाहे किसी की कोई किसी लगन की कुंडली को। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 7th हाउस में तुला राशि है, और तुला राशि शुक्र की क्या है? राशि है, त्रिकोण राशि है। शुक्र की 2 राशियां हैं, वृष और तुला। तो तुला राशि है वो मूल त्रिकोण राशि है। 7th तुला राशि का सिंबल होता है वो तराजू का सिंबल होता है। यानी कि तराजू है, 2 पलड़े हैं। तो जो दाम्पत्य जीवन होता है, तो पति पत्नी होते हैं, वो जिंदगी के 2 पलड़े होते हैं। वो तराजू के 2 हिस्से हैं, उनको बैलेंस करके चलना होता है। तो इसलिए 7th हाउस में जो राशि है तुला राशि है। तो अपने दाम्पत्य जीवन को बैलेंस कैसे बनाया जाए, कैसे वो बैलेंस में रहे और वो वैवाहिक जीवन सुखमय हो, तो 7th हाउस से देखा जाता है। इसमें कुछ सूत्र होंगे, कुछ ग्रहों का यूटिलाइज कैसे करना है कि हम अपना वैवाहिक जीवन सुख में जी सकें, और किसी व्यक्ति का चरित्र कैसा होगा, वो भी व्यापार कैसा होगा, क्या उस व्यक्ति को व्यापार में धोखा मिलेगा, या किसी के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो हमें 7th हाउस बताएगा। लग्नेश यानी कि लगन के स्वामी यदि 7th हाउस में बैठते हैं तो वो क्या होता है? अपोजिट लिंग के प्रति अट्रैक्शन। जैसे किसी पुरुष की कुंडली में लग्नेश 7th हाउस में है, तो जो अदर जो लिंग है, स्त्री है, उनके प्रति अट्रैक्शन। स्त्री कुंडली में है तो उनके प्रति अट्रैक्शन। तो पहला भाव आपका चरित्र है, और 7वां भाव क्या है? सामने वाले का चरित्र। आपका स्वभाव कैसा होगा, आपकी बुद्धि कैसी होगी, आपकी बॉडी कैसी होगी, वो लगन बताएगा। और आपके सामने जो व्यक्ति है वो 7th हाउस। कोर्ट केस चला हुआ है, किसके साथ चला हुआ है? जिसकी जो कुंडली है वो लगन है, वो व्यक्ति स्वयं है, और 7वां हाउस क्या है? उसका प्रतिद्वंदी है। जो 7th हाउस है वो आपका आईना है,
क्योंकि हम क्या देखते हैं आईने में, आईने के सामने खड़ा होकर देखते हैं हम अपने आप को, तो कैसे दिख रहे हैं। तो 7th हाउस आपका आईना है, आपका मिरर है, वो आपको बताएगी कि आप कैसे हैं। व्यक्ति को समाज बताता है कि इस व्यक्ति का चरित्र कैसा है, स्वभाव कैसा है, समाज में प्रतिष्ठा क्या है, वो समाज बताता है, व्यक्ति खुद नहीं जान सकता। दूसरे घर का स्वामी 7th हाउस में, यदि दूसरे घर का स्वामी 7th हाउस में, अगर रिलेशन अच्छे हैं, 2nd हाउस लॉर्ड 7th हाउस में है और रिलेशन अच्छे हैं, तो पैसा भी अच्छा होगा। पैसे की कमी है तो रिलेशन भी ऑटोमेटिक दिक्कत में आ जाएंगे। 3rd हाउस के स्वामी 7th हाउस में है। 3rd हाउस होता है हमारा साहस, प्रयास, मेहनत और संघर्ष। जो तीसरे घर का स्वामी 7th हाउस में होगा, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा व्यापार कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है, कि 3rd हाउस कम्युनिकेशन का भी होता है। पति और पत्नी के बीच अगर शुभ प्रभाव है, अट्रैक्शन बना रहता है। यदि अशुभ प्रभाव है तो तलाक भी हो जाता है, वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। क्योंकि 3rd हाउस क्या है, संघर्ष का है, प्रयास का है, मेहनत का है। और 7वें से क्या है, 7, 8, 9 चौथे घर का स्वामी यानी कि 4th लॉर्ड यदि 7th भाव में है, अपने घर में पूर्ण मानसिक सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्योंकि जो पराशरी जो विद्या है, जो पराशरी ज्योतिष है, जो वैदिक ज्योतिष है, उसमें एक नियम होता है भवत भवम, भवत भवम। जैसे 2nd हाउस धन का होता है, तो 2nd से 2nd कौन सा हुआ, 3rd हाउस। ऐसे ही जो 4th हाउस है कुंडली में, कुंडली में जो 4th हाउस है वो क्या होता है हमारा, वो मकान का होता है, घर का होता है, हमारे परिवार का होता है। तो चौथे से चौथा कौन सा हुआ, 7th हाउस। चौथे घर से चौथा घर कौन सा हुआ, 7th हाउस, यानी कि घर से दूर। जिस व्यक्ति की कुंडली में चौथे घर का स्वामी 7th हाउस में है, ऐसा व्यक्ति घर से दूर रहेगा तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। घर में ही रहेगा तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा, घर का माहौल खराब हो जाएगा। 7वें घर में बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतरदशा व्यक्ति विदेश जा सकता है। 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतरदशा में व्यक्ति विदेश योग बनते हैं। क्योंकि चौथे घर से चौथा है, चौथा घर परिवार का है, घर का है, मानसिक सुख का है। और चौथे का स्वामी यदि 7th हाउस में बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक सुख, वैवाहिक जीवन में सुख वो तभी मिलेगा जब वो घर से दूर रहेगा। 5वें घर का स्वामी 7th भाव में है, ये लव मैरिज को दिखाता है। यदि 7वें घर का स्वामी 5th हाउस में हो या 5वें घर का स्वामी 7th हाउस में हो, तो वो लव मैरिज की ओर संकेत करते हैं। वैवाहिक अगर नहीं हुई तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। किसी के 5वें घर का स्वामी 7th हाउस में है और वो लव मैरिज ना करे तो उनका वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है।
क्योंकि जो दाम्पत्य में जो प्रेम उसको मिलना चाहिए वो पहले मिल जाता है, तो बाद में झगड़े होते हैं। तो इसीलिए जिनका पंचमे सप्तम हाउस में हो तो लव मैरिज न करें। आपके वैवाहिक जीवन के बाद समस्याएं प्रारंभ हो जाती है, वो प्रेम आपके बीच में नहीं रहता। लग्नेश और नवमेश, लग्नेश और नवमेश की युति अगर सप्तम भाव में बने तो एक राजयोग होता है, और वो शादी के बाद फलित होगा। सप्तम भाव क्या है? वो सेकंड चाइल्ड का होता है सप्तमास कुंडली में भी। वो कब फलित होगा? जब उसको सेकंड संतान हो। कई बार आपने देखा और सुना हो कहते हुए कि इस व्यक्ति का भाग्य उदय कब होगा? जब इसकी पहली संतान हो। पहले ज्योतिषी बता देते हैं इस व्यक्ति का भाग्य उदय कब होगा? जब इसकी पहली संतान होगी। वो कब होता है? जब पंचमेश, पांचवें घर का स्वामी 9th हाउस में बैठा हो। जब पांचवें घर का स्वामी 9th हाउस में बैठा हो तो पहली संतान होने के बाद भाग्य में वृद्धि होती है। और कुछ को बताया जाता है कि इनके भाग्य वृद्धि कब होगी? शादी के बाद इनके भाग्य में वृद्धि होगी। क्यों जी? सुने जी, ऐसे कहते हैं ना। जी। तो कुंडली बनाते हैं, लिख देते हैं कि शादी के बाद इनके भाग्य में वृद्धि होगी, पहली संतान होने के बाद भाग्य में वृद्धि होगी। वो कैसे बताते हैं? जब पांचवें घर का स्वामी 9वें हाउस में हो तो पहली संतान के बाद भाग्य में वृद्धि होगी, क्योंकि पंचम हाउस क्या है? पहली संतान है। और 9वां हाउस क्या है? भाग्य। 7th लॉर्ड, 7वें घर का स्वामी 9th हाउस में, तो शादी के बाद भाग्य वृद्धि होगी। 6ठे घर का स्वामी 9th हाउस में, नौकरी में भाग्य साथ देगा। जिनका 12वें घर का स्वामी 9th हाउस में हो, 12वां घर क्या होता है? विदेश। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय कब होगा? जब वह घर से दूर जाएगा। घर के अंदर ही रहेगा, वो भाग्य वृद्धि नहीं होगी, वो उसकी जिंदगी ऐसी चलती रहेगी। तो आगे 6ठे भाव का स्वामी जब 7वें भाव में बैठेगा तो उससे क्या होगा? 6ठा भाव हमारा कोर्ट केस का होता है, लड़ाई झगड़े का होता है, बीमारियों का होता है। तो फिर क्या होगा? वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े होंगे, कोर्ट केस होंगे, या पत्नी या दाम्पत्य जो भी बीमार रहेगा। उसके लिए क्या है, क्या हम यूज कर सकते हैं, कैसे उनको यूटिलाइज कर सकते हैं? जिस व्यक्ति के 6ठे घर का स्वामी 7th हाउस में हो, अगर उसका पार्टनर जिससे उसकी शादी हो वो डॉक्टर हो, वकील हो, कोई फाइनेंस का काम करने वाला हो, कोई जॉब करने वाला हो, जिसके अंदर सेवा भाव ज्यादा हो, तो उनका वैवाहिक जीवन ठीक चलता रहता है। ठीक है, ग्रहों का अलाइनमेंट है, तो ग्रहों को कैसे यूज करें। बहुत सारे आप देखना, आपके सामने बहुत सारी कुंडली आएंगी, किसी के 6ठे हाउस का स्वामी 7th हाउस में है। आप देखेंगे कि उन पति और पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद रहता ही है, कोर्ट केस होते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। लेकिन कुछ देखोगे आप कि बहुत अच्छा चला हुआ है, बहुत प्रेम है दोनों के बीच में, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। फिर आप चेक करना, जो उनमें से कोई पति या पत्नी अगर डॉक्टर है, वकील है, फाइनेंस का कार्य करने वाला है, कोई जॉब करता है जिसमें सेवा भाव ज्यादा है, अगर इनमें से कोई एक है
फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। 7वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में विवाह के लिए और बिजनेस के लिए अच्छा होता है। विवाह के लिए और बिजनेस के लिए अच्छा होता है। 8वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में विवाह के बाद संबंध बनाता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। 8वें का स्वामी 7th हाउस में, क्योंकि जो अष्टम हाउस है ना, 9th हाउस किसका है? धर्म का है। और 9th से 12वां कौन सा हुआ? 8वां। 12वां घर क्या होता है? व्यय का होता है, लॉस का होता है। तो 9th हाउस धर्म का है, धर्म का लॉस क्या हो गया? 8वां घर। 8वां घर अधर्म का होता है, अनीति का होता है, अनैतिक होता है। तो कुछ ऐसे संबंध हो जो अनैतिक हैं, इसको समाज अलाउ नहीं करता। लड़ाई झगड़ा हो सकता है अगर ऐसे व्यक्ति का जो दंपत्ति जो है, पति पत्नी है, उनमें से कोई एक डॉक्टर हो, बैंक में काम करने वाला हो, एस्ट्रोलॉजर हो, इंजीनियर हो, रिसर्च करने वाला हो, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, LIC आदि में कार्य करने वाला हो, तो फिर वैवाहिक जीवन में समस्या नहीं आएगी। कोई आपसे कुंडली दिखवाता है, कुंडली मैच करवाता है शादी के लिए, और आपने देखा 8वें घर का स्वामी 7th हाउस में है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि इसकी शादी किससे करनी है? कोई डॉक्टर से, कोई बैंकर से, कोई बैंक में काम करने वाला, कोई क्लर्क है, कुछ भी है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई इंजीनियर है, कोई पेट्रोल पंप पे काम करने वाला है, गैस एजेंसी वाला है कोई, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कार्य करने वाला है, उनसे करेंगे तो शादी अच्छी चलेगी। 9वें घर का स्वामी यदि सप्तम भाव में, तो शादी के बाद भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्यशाली पत्नी मिलेगी। अपने पार्टनर का, अगर स्त्री की कुंडली में 9वें घर का स्वामी सप्तम हाउस में, तो स्त्रियों का भी अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर पुरुष की कुंडली में 7वें घर का 9वें घर का स्वामी 7th हाउस में है, तो पुरुष को भी अपनी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भाग्य है उसका। वो 10वें भाव का स्वामी यदि 7th हाउस में, तो कैसा पार्टनर मिलेगा? कैसी पति पत्नी मिलेगी? जो वर्किंग है, जो कोई काम कर रही है, कोई प्राइवेट जॉब है, कोई गवर्नमेंट जॉब है, तो वर्किंग मिलेगा पार्टनर। और जैसे शादी होगी, उसके स्टेटस में, उसके कर्म में उसकी पहचान बढ़ेगी। ग्यारहवें भाव का स्वामी सप्तम भाव में है। 11वां भाव महत्वाकांक्षा का होता है, महत्वाकांक्षा का होता है, इच्छाओं का होता है। तो पत्नी या पति कैसा मिलेगा? और कुंडली स्त्री की है तो पति, और कुंडली पति की है तो स्त्री बहुत सारी इच्छाओं वाली मिलेगी, महत्वाकांक्षी मिलेगी। विवाह के बाद पति या पत्नी दोनों आपस में मित्रता हो जाएगी, लेकिन महत्वाकांक्षी होंगे। द्वादश भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी यानी कि 12th लॉर्ड सप्तम भाव में है, तो 12th हाउस होता है हमारे व्यय का, होता है लॉस का, होता है। तो क्या होगा? पति पत्नी में सेपरेशन हो जाएगा, क्योंकि 12वां भाव क्या है? सेपरेशन का है, दूर करने का है। विदेश में विवाह करें, किसी विदेशी के साथ विवाह करें, किसी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कार्य करने वाला हो,
कोई जेल में काम करने वाला हो, कोई हॉस्पिटल में काम करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति के साथ किसी एमएनसी कंपनी में, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं उनमें काम करने वाला हो, उनसे शादी हो तो शादी अच्छी चलेगी। तो ये क्या बताया मैंने आपको, साथ साथ इनके उपाय हैं, और ये 1000% काम करते हैं। क्या ये घरों में, ये प्लैनेट को अलाइन कैसे करते हैं? जो ग्रह आपसे चाहता है, आप उस ग्रह के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो ग्रह आपके सफल देते जाए। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे इनके सूत्र लिखाएंगे आगे, एक उनका उसके बाद बताए ओवरव्यू। तो नेक्स्ट क्लास में और सप्तम हाउस में हम क्या क्या कर सकते हैं। मैंने देखा है मेरा सप्तमेश और नवमेश जो है सप्तम हाउस में है, आपका सेवंथ सप्तम लॉर्ड भी सप्तम में है और नाइन्थ लॉर्ड भी सप्तम में है। तो ये तो आपका विवाह की, शादी के लिए, व्यापार के लिए अच्छा है। व्यापार तो कभी करा ही नहीं, नौकरी करके रिटायर हाँ, हुए हैं। तो आपने किया है ना, अगर जी आप करते जी 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह की जो दशा थी ना, उस जी। समय यदि आप कोई व्यापार करते तो वो व्यापार आपके लिए बहुत लाभदायी होता है। अब कर सकते हो आप, नहीं, अभी अभी भी तो आप। मेरे तृतीयेश की दशा चल रही है और तृतीय, अष्टमेश की, तीसरे और आठवें की गुरु जी को पता है इस समय स्थिति क्या हो रही है मेरी। तृतीयेश और अष्टमेश, यानी कि हाँ ऑनलाइन आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। हाँ, अष्टमेश का तो मतलब ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी है और तृतीयेश ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन हो गया, हम्म, तो ये यूटिलाइज हो गया, बढ़िया तो है। बिल्कुल बढ़िया। अरे बढ़िया क्या है, इस समय बस सभी कुछ बढ़िया ही चल रहा है। तो अष्टमेश की चली हुई है, थोड़ा बहुत परेशानियां तो आएंगी, मान लो थोड़ा। बिल्कुल वो भी बिल्कुल सही बात है। मिला जुला असर आएगा। मिला जुला नहीं, बहुत ही मतलब विषकुंभ योग भी बना हुआ है। शनि और चंद्रमा दूसरे घर में इकट्ठे बैठे हैं, जिनकी दशा चल रही है। मेरी शनि के अंदर चंद्रमा की दशा चल रही है और ये दोनों चलो कोई, इकट्ठे बैठे हैं। शनि बिल्कुल के आप अंदर इसको, चंद्रमा की, अंतरदशा है। बीमारी हारी, रात में नींद ना आना, ये बेचैनी रहना, ये सब क्योंकि जो बहुत चल रहा है। जो आप ये कर रहे हैं ना, उससे आप बचे हुए हैं। जी क्योंकि देखो, कोई ना कोई ग्रह जब आता है वो अपने रूप तो दिखाता ही है, जी जी लेकिन जब उपाय करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसका असर कम हो जाता है। जी। या तो हाथ में कोई सुई लग जाए, या कोई हम्म, चाकू लग जाए, हम्म, सुई दर्द कम हो, चाकू से वो कट भी सकता हाँ, है। कट भी। तो इसीलिए आप ये जो उपाय ये करिए, और साथ में जो आप वो कर रहे हैं, जो शिवलिंग वाला, वो करिए। हम्म, आपका धीरे धीरे, अभी कितने दिन हुए आपको जपते हुए वो क्या चीज? नारायण नारायण कवच? कवच? हाँ, ये आपने जब दिया था बस तभी से है, मेरे ख्याल से 15 एक दिन हो गए। हाँ, उसको मतलब कि 40 दिन बाद वो असर करना शुरू कर जाएगा आपका। अच्छा, हर लेकिन एक, उसे मैं बोल नहीं पाता हूँ, सुन लेता हूँ मैं। सुनो, सुनने का और बोलने का सेम रिजल्ट मिलता है। जी क्योंकि किसी भी, जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद अपना जो बनता है, जो मतलब कि उसकी ऊर्जा बनती है, उस प्रोसेस में 40 दिन लग जाते हैं। इसीलिए किसी भी मंत्र का, पूजा पाठ का जब बोलते 40 दिन लगातार करना आपने, 40 दिन के बाद उसकी ऊर्जा, उसका जो फल मिलना वो आरंभ होता है। तो आप ये करते रहिए, नारायण कवच और जो महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र करते रहिए साथ साथ, और जो हम्म। शिवलिंग पे आप जा रहे हो करते रहिए। 40 दिन बाद आप ऑटोमेटिक आपको शुरू हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये जो आपने यात्रा बताई है, तो यात्रा मतलब कहीं भी पास की भी हो, दूर की भी हो, कैसी भी यात्रा हो सकती है? कम से वो स्टेट से दूर हो। अच्छा, राज्य से दूर अपने चले जाएं। हाँ, कम से ठीक है। 100-150 किलोमीटर तो हो। अच्छा, 100-150 किलोमीटर हो यात्रा। छोटी यात्राएं, अच्छा। कुछ यात्रा बड़ी होती हो तो 400-500 किलोमीटर की होती है। छोटी जी यात्राएं जी वो जी 60-70 किलोमीटर की यात्राएं हों। जी 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 जी।
आप एक काम करिए, हरिद्वार कितनी दूर पड़ता आपसे? हरिद्वार पड़ेगा मेरे ख्याल से